दोस्तों आज हम रिवीजन कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा जीएसटी के अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो आइए शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा डिपार्टमेंट से ये है, डिपार्टमेंट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को लेके हमारे जीएसटी में क्या खास प्रोविजन है। तो डिपार्टमेंट ने आंसर दिया और डिपार्टमेंट ने कहा देखो, सबसे पहली बात, अगर आप कंपोजिशन सप्लायर हो और आपने कोई आरसीएम वाली सप्लाई क्या करी है, रिसीव करी है, तो उस सप्लाई पे आपको नॉर्मल रेट से ही जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। आप उस सप्लाई पे कंपोजिट रेट से जीएसटी का पेमेंट नहीं कर सकते। हमने कहा बात समझ में आ गई है। हमने कहा और अगला क्या है, तो डिपार्टमेंट ने कहा रजिस्ट्रेशन के अंदर हमने आपको बताया था कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ आरसीएम वाली क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट से एग्जम्पशन दे दी है। और साथ ही साथ आपको यह भी बताया था कि अगर आप आरसीएम वाली इनवर्ड सप्लाई ले रहे हो तो ऐसी स्थिति में आपको जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। हमने कहा बात बिल्कुल समझ में आ गई। डिपार्टमेंट ने कहा हमने आपको यह भी बताया था कि अगर आपने कोई आरसीएम वाली सप्लाई ली है जो आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर से आपने आरसीएम वाली सप्लाई ली है, तो ऐसी स्थिति में आपको 31 सब सेक्शन 3 और उस क्लॉज एफ के प्रोविजन से आपको खुद को उसकी इनवॉइस बनानी पड़ेगी, मतलब सेल्फ इनवॉइस बनानी पड़ेगी। हमने कहा यह भी बात समझ में आ गई। डिपार्टमेंट ने कहा हमने आपको यह भी पढ़ाया था टाइम ऑफ सप्लाई के केस में कि आरसीएम के केस में टाइम ऑफ सप्लाई निकालने का प्रोविजन अलग है। जैसे गुड्स के केस में हम 31st डे लेते हैं, तो सर्विसेज के केस में हम 61st डे लेते हैं। ओके, और अकॉर्डिंगली हम क्या निकालते हैं, उसका टाइम ऑफ सप्लाई निकालते हैं। हमने कहा ये भी बात क्या आ गई, समझ में आ गई। डिपार्टमेंट ने कहा हमने आपको आईटीसी चैप्टर के अंदर ये भी पढ़ाया था कि आरसीएम जो सप्लाई है फॉर द पर्पस ऑफ आईटीसी, ओनली आईटीसी के पर्पस के लिए हम उसे आपको एग्जम्प्ट सप्लाई मानेंगे और आपको उसे एग्जम्प्ट टर्नओवर के अंदर इंक्लूड करना होगा और आपको अपने आईटीसी का अपॉर्चमेंट भी करना पड़ सकता है। हमने कहा बिल्कुल, हमको बात अच्छे से अब समझ में आ चुकी है। तो डिपार्टमेंट ने कहा बस ये कुछ खास बातें थी जो हमने आरसीएम को लेके आपको पढ़ाई थी। अब हमने डिपार्टमेंट से पूछा ये आरसीएम कहां पर है, तो डिपार्टमेंट ने कहा सबसे पहला आरसीएम हम आपको पढ़ाते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से। तो हमने कहा ये डिपार्टमेंट, ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्या होती है, तो डिपार्टमेंट ने इस बात का आंसर दिया कि सुनो देखो, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का मतलब है जो रोड के थ्रू गुड्स का क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो हमने यहीं पर क्वेश्चन पूछा डिपार्टमेंट से कि इसका मतलब जो भी रोड के थ्रू गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं क्या वो सभी जीटीए। डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की प्रशंसा करी और डिपार्टमेंट ने का आंसर इज नो। ओके, सिर्फ जीटीए उन्हीं को माना जाता है जो कंसाइनमेंट नोट क्या करते हैं, इशू करते हैं। हमने कहा अगर कोई रोड के थ्रू गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है और कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो डिपार्टमेंट ने कहा ऐसी स्थिति में उसे जीटीए नहीं मानेंगे। और आपको याद होना चाहिए रोड के थ्रू गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन जीटीए और कुरियर ही टैक्सेबल है। बाकी जो रोड के थ्रू गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं वो तो वैसे ही जीएसटी में क्या है, एग्जेम्प्ट है। और जहां एग्जेम्पशन है वहां पर आरसीएम एफसीएम दोनों का ही कोई भी क्वेश्चन क्या नहीं होता, अराइज होता ही नहीं है। हमने कहा अब बात समझ में आ गई है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय डिपार्टमेंट ने कहा विशेष ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली जीटीए लिखा हो या फिर नहीं लिखा है तो ये लिखा हो कि जो रोड के थ्रू गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं वो कंसाइनमेंट नोट क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, तो ही आप उन्हें जीटीए मानेगा, अन्यथा एल्स आप उनको जीटीए मत मानेगा। हमने कहा आपकी बात हमें बिल्कुल समझ में आ चुकी है। अब हमारा अगला सवाल डिपार्टमेंट से यह है कि डिपार्टमेंट जीटीए के केस में आरसीएम कब क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। ओके, आरसीएम कब क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। तो डिपार्टमेंट ने कहा ठीक है हम बताते हैं कि आरसीएम कब एप्लीकेबल होगा। तो अगर वो कुछ बताते उससे पहले हमने उनसे दूसरा सवाल पूछ लिया और दूसरा सवाल हमने ये पूछा पहले आप हमें ये बताइए कि कौन सी रेट ऑप्ट करने पे क्या होता है, आरसीएम एप्लीकेबल होता है। तो डिपार्टमेंट ने यहां पर क्वेश्चन की बहुत ज्यादा प्रशंसा करी और डिपार्टमेंट ने कहा रियली में बहुत कुछ अच्छा सुनने को और सीखने को मिलने वाला है। ध्यान से सुनिएगा। डिपार्टमेंट ने कहा कोई फर्क पड़ता ही नहीं है कि आपने कौन सी रेट क्या करी है, ऑप्ट करी है, ऑप्शन है ही नहीं है, ऑप्शन है ही नहीं।
क्योंकि जीटीए के केस में आरसीएम ही क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। तो दिमाग से अपनी गंदगी निकाल दो कि उन्होंने कौन सी रेट क्या करी है, एप्लीकेबल करी है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जीटीए जो सप्लाई कर रहा है, अगर वो टैक्सेबल है तो ऐसी स्थिति में उस पे आरसीएम ही क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, आरसीएम ही एप्लीकेबल होगा। ऐसा कोई फंडा है ही नहीं कि आपने 5% रेट ऑप्ट करी हो तो आरसीएम आएगा, 12% ऑप्ट करी हो तो नहीं आएगा। ऐसी गंदगी निकाल दो। बाय डिफॉल्ट ही क्या आता है, आरसीएम आता है। और हाँ, जब आरसीएम आता ही है तो रिसिपेंट को 5% की रेट से ही जीएसटी का पेमेंट करना पड़ता है। तो हमने जब सीबीआईसी की वेबसाइट पे गए और हमने वहां पर नोटिफिकेशन के अंदर जीटीए की रेट जानना चाहिए, तो वहां पर दो रेट दी हुई थी, 5% भी और कौन सी, 12% भी। 5% के आगे लिखा हुआ था कि विदाउट आईटीसी 5% है, और 12% के आगे लिखा था विथ अवेलमेंट ऑफ कौन सा है, आईटीसी 12% है। अब आप ये कह रहे हैं कि रेट की फफूंद में पड़ना ही नहीं है, आरसीएम बाय डिफॉल्ट ही क्या आएगा, आरसीएम आएगा और रिसिपेंट को ही पे करना है, 5% की रेट से ही पे करना है। तो फिर ये हमारे पोर्टल पे नोटिफिकेशन में 5% और 12% दो रेटें क्यों दी हुई है? डिपार्टमेंट ने अगेन क्वेश्चन की बहुत ज्यादा तारीफ करी और डिपार्टमेंट ने कहा आपकी तैयारी बढ़िया है, क्वेश्चन शानदार है। तो ध्यान से सुनिए, हमने वर्ड यूज करा था कि बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, आरसीएम आएगा, लेकिन अब यहां पर आपके पास में ऑप्शन दिया गया है कि आप उस आरसीएम को बदल के फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्या कर सकते हो, अपना सकते हो। हमने कहा ये तो बहुत विशेष बात हो गई। डिपार्टमेंट ने कहा बस यही आपके सवाल का उत्तर था कि अगर वो ऑप्शन आपने ऑप्ट कर लिया कि मेरे को फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे जीटीए खुद जीएसटी का पेमेंट करना चाहता है, तो उस स्थिति में आपके पास में ऑप्शन है दो रेट का, 5% विदाउट आईटीसी और 12% है, ठीक है ना, विथ अवेलमेंट ऑफ क्या है, आईटीसी। हमने कहा ये 5% मतलब सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी और 12% मतलब सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। डिपार्टमेंट ने कहा अगेन यस, यही इसका मतलब है। अब मैंने कहा अब मेरा कंफ्यूजन दूर हो गया है, दिमाग में कुछ गंदगी रेट की रखनी ही नहीं है। वो जो दो अलग अलग रेट दी है वो तो तब दी है जब मैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्या करता हूं, ऑप्ट करता हूं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, रेट का ऑप्शन है एल्स, बाय डिफॉल्ट तो कौन सा है, आरसीएम है, और जब आरसीएम है तो वहां पर रेट की फफूंद में पड़ना ही नहीं है। जो भी रिसिपेंट उस पे पेमेंट करेगा उसको 5% की रेट से ही क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। अब मैंने यहां पर डिपार्टमेंट से बहुत ही जोरदार और शानदार सवाल पूछा और मैंने डिपार्टमेंट को कहा डिपार्टमेंट मान लीजिए मैं क्या हूं, अनरजिस्टर्ड हूं, मैं एक जीटीए हूं और अनरजिस्टर्ड हूं। मैंने रोड के थ्रू गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की क्या दी है, सर्विस दी है। मैं ये जानना चाहता हूं जबकि मैं अनरजिस्टर्ड हूं, ठीक है, टैक्सेबल पर्सन ही नहीं हूं, ना तो मैं रजिस्टर्ड हूं ना ही मैं लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हूं, क्या ऐसी स्थिति में भी मेरे पे आरसीएम एप्लीकेबल होगा क्या? अगेन डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की भरपूर क्या करी, तारीफ करी और डिपार्टमेंट ने कहा आंसर इज यस 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 यस। कोई फर्क पड़ता ही नहीं है कि आप रजिस्टर्ड हो या क्या हो, अनरजिस्टर्ड हो, ठीक है, आप जीटीए हो, रोड के थ्रू गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस कर रहे हो, आरसीएम के अंदर रिसिपेंट को जीएसटी का पेमेंट करना ही पड़ेगा। रिसिपेंट ये स्टैंड ले ही नहीं सकता कि सप्लायर तो क्या है, अनरजिस्टर्ड है, टैक्सेबल पर्सन नहीं है, तो ऐसे में मेरे पे आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होता। नो, उसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल होगा, उस पे 5% की रेट से उसको जीएसटी का पेमेंट करना होगा। मैंने इसी उत्तर में से एक सवाल डिपार्टमेंट से बनाया और डिपार्टमेंट को कहा अगर मैं ऑप्ट करना चाहता हूं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, तो ऐसी स्थिति में अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूंगा तो मैं कैसे जीएसटी का पेमेंट करूंगा? अगेन डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की तारीफ करी और डिपार्टमेंट ने कहा अगर आप फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट करना चाहते हो तो ऐसी स्थिति में आपको तो रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। मैंने कहा अब बात समझ में आ गई है, ठीक है, अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट करना चाहता हूं तो उसी स्थिति में मेरे को रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। अब मैंने डिपार्टमेंट से एक और बढ़िया और शानदार क्वेश्चन पूछा, डिपार्टमेंट मेरे रिसिपेंट को कैसे मालूम पड़ेगा कि मैंने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वाला ऑप्शन ऑप्ट करा है? डिपार्टमेंट ने अगेन क्वेश्चन की क्या करी, तारीफ करी और डिपार्टमेंट ने कहा क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन लिया है और ऑप्ट भी करा है,
तो आप ऐसी स्थिति में टैक्स इनवॉइस क्या करोगे, इश्यू कर सकोगे। आपको उसी टैक्स इनवॉइस के अंदर मेंशन करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि आपने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्या करा है, ऑप्ट करा है। हमने डिपार्टमेंट से एक सवाल पूछा, डिपार्टमेंट जब मैंने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट कर ही लिया है, ठीक है, तो क्या मैं अपने रिसिपेंट से जीएसटी वसूल कर सकता हूं? डिपार्टमेंट ने का आंसर इज यस। अब आप अपने रिसिपेंट से जो भी एप्लीकेबल रेट है, 5% वाली या 12% वाली, आप उस रेट से अपने रिसिपेंट से जीएसटी वसूल कर सकते हो। और वो आपको तभी जीएसटी देगा जब आप इनवॉइस के अंदर डिक्लेरेशन दोगे कि आपने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्या करा है, ऑप्ट करा है। हमने कहा अब मेरे को चीजें क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है, क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। मैंने कहा अगर मान लीजिए मैं ऑप्शन ऑप्ट नहीं करता हूं, ठीक है, और मैं अनरजिस्टर्ड हूं, तो रिसिपेंट को आरसीएम में जीएसटी देना पड़ेगा। तो फिर ऐसी स्थिति में टैक्स इनवॉइस कौन इशू करेगा? डिपार्टमेंट ने कहा, अभी हमने आपको बताया था, आरसीएम के केस में अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड होता है तो भी आरसीएम एप्लीकेबल होता है, और ऐसी स्थिति में उस रिसिपेंट को खुद को स्वयं उसकी टैक्स इनवॉइस क्या करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। हमने कहा बात अब हमको बिल्कुल समझ में आ चुकी है। अब हमने डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा कि ये आरसीएम कब एप्लीकेबल होगा जीटीए के केस में, क्या सभी केसेस में एप्लीकेबल हो जाएगा? डिपार्टमेंट ने इस क्वेश्चन का बड़ा प्यारा आंसर दिया और डिपार्टमेंट ने कहा सुनो, आपको ध्यान होगा हमने जीटीए को लेके एग्जम्पशन भी दी हुई है। हमने कहा बिल्कुल दी हुई है। तो डिपार्टमेंट ने कहा देखो, जहां एग्जम्पशन दी हुई है तो वहां पर तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का क्वेश्चन ही क्या नहीं होगा, अराइज नहीं होगा। हमने कहा बात तो आपकी बिल्कुल सही है। और डिपार्टमेंट ने कहा जहां एग्जम्पशन नहीं दी है वहीं पे तो आरसीएम क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। बाय डिफॉल्ट आरसीएम एप्लीकेबल होगा। आपके पास ऑप्शन है कि उसे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म से बदल सकते हो, एल्स उस पे आरसीएम एप्लीकेबल होगा। अब मैंने कहा बिल्कुल बात समझ में आ गई, जो एग्जेम्प्ट है वो तो एग्जेम्प्ट ही है, और जहां एग्जेम्पशन नहीं है वहीं पे तो क्या है, आरसीएम एप्लीकेबल है। मैंने डिपार्टमेंट से इसी में से एक सवाल पूछा और कहा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट सुनो, डिपार्टमेंट आपने तो कहा था कि अगर जीटीए अगर किसी को सर्विस दे रहा है, जीटीए क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर रिसिपेंट हमारा अनरजिस्टर्ड है, जीटीए जो रिसिपेंट है हमारा जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, तो ऐसी स्थिति में वो दी गई सप्लाई जीएसटी में एग्जेम्प्ट हो जाएगी, चाहे वो हम कोई से भी गुड्स का क्या कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो। डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल बात सही है, और हम इसमें ऐड भी करते हैं। हमने तो ये भी कहा था कि अगर आपका रिसिपेंट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और वो अनरजिस्टर्ड है, जैसे हैंडीक्राफ्ट वालों को हमने एग्जम्पशन दी है, तो इवन अगर आपका कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी अनरजिस्टर्ड है तो भी हमने वहां पर एग्जम्पशन दे रखी। मैंने कहा बिल्कुल समझ में आ गया, रिसिपेंट अगर जीएसटी में एग्जेम्प्ट है तो आपने रोड के थ्रू गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस जीटीए से एग्जेम्प्ट कर रखी है, ठीक है ना। मैंने कहा अब इसमें से एक सवाल है, आपने ये कहा था कि फैक्ट्री क्या नहीं है, एग्जेम्प्ट नहीं है। अब मेरा सवाल ये है कि मैंने जिस फैक्ट्री को सप्लाई दी है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ किसकी, सर्विस की, सर्विस दी है मैंने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ किसकी, गुड्स की, वो फैक्ट्री जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। अब मेरा सवाल ये है क्या उस पे एग्जेम्पशन होगी, और अगर एग्जेम्पशन होगी तो जीएसटी पे ही नहीं करना, और अगर एग्जेम्पशन नहीं होगी तो क्या फैक्ट्री को आरसीएम में जीएसटी का पेमेंट करना होगा। डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की तारीफ करी और डिपार्टमेंट ने कहा सुनो, बहुत ध्यान से हमारा आंसर सुन लो, और हमारा आंसर ये है, फैक्ट्री के केस में आपको देखना ही नहीं है कि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है या जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तब तो क्या होगा, एग्जम्पशन होगी नहीं। हम यही बात बता रहे हैं कि इवन फैक्ट्री क्या है, जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है तो भी एग्जम्पशन नहीं है, और उस फैक्ट्री को आरसीएम में जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। मैंने कहा क्या हर फैक्ट्री को आरसीएम में जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा? डिपार्टमेंट ने अगेन क्वेश्चन की बहुत ज्यादा तारीफ करी और डिपार्टमेंट ने कहा ध्यान से सुन लो, और स्टूडेंट भी ध्यान से सुन लो जो एग्जाम अपीयर होने जा रहे हैं, फैक्ट्री देखते ही आरसीएम मत लगा देना। फैक्ट्री के साथ में देखना क्या वो फैक्ट्री फैक्ट्रीज एक्ट 1948 से गवर्न होती है कि नहीं होती है। अगर होती है तो ही उस पे आरसीएम एप्लीकेबल होगा, और अगर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एप्लीकेबल नहीं होता है तो आरसीएम क्या, वो तो सप्लाई ही क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी का क्वेश्चन ही क्या नहीं होगा, अराइज नहीं होगा।
हमने कहा बात समझ में आ गई। सिर्फ फैक्ट्री नहीं देखना है, फैक्ट्री के साथ में ये भी देखना है कि उस पे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 क्या हो रहा हो, एप्लीकेबल हो रहा हो। डिपार्टमेंट ने कहा और ध्यान से सुन लो, अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी है, किसी सोसाइटी को दी है, तो सिर्फ सोसाइटी देख के आरसीएम मत लगा देना, साथ में ये भी देखना कि वो सोसाइटी क्या हो, रजिस्टर्ड हो। रजिस्टर्ड कहां पर, अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन किसमें, एक्ट के अंदर, या एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स में। तो सिर्फ सोसाइटी देख के आरसीएम मत लगा देना, सिर्फ फैक्ट्री देख के मत लगा देना। फैक्ट्री के आगे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 भी देखना, और सोसाइटी के आगे ये भी देखना कि सोसाइटी अपने कॉरस्पॉन्डिंग लॉ या सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 से क्या हो, रजिस्टर्ड हो, तो ही उस पे क्या लगाइएगा, आरसीएम लगाइएगा। ओके। तीसरा उन्होंने कहा, अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को दी हो, हमने कहा क्या सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी देख के ही आरसीएम लगा दे, डिपार्टमेंट ने कहा अगेन नो, साथ में ये भी देखना अगेन वो कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी ना किसी लॉ में क्या हुई हो, एस्टेब्लिश्ड हुई है। हमने कहा बड़ा आसान है, फैक्ट्री है तो भी लॉ देखना है, सोसाइटी है तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट मतलब लॉ ही देखना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो आगे यही देखना है कि वो लॉ से क्या हुई हो, एस्टेब्लिश्ड हुई हो। हमने कहा बात समझ में आ गई। डिपार्टमेंट ने अगेन का, अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस किसी बॉडी कॉर्पोरेट को दी हो जिसका क्या हुआ है, इनकॉर्पोरेशन हुआ है अंडर किसमें, एनी लॉ के अंदर, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, आरसीएम क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आपने अपनी सर्विस पार्टनरशिप फर्म को दी है, अब यहीं पर हमने सवाल पूछा कि मान लीजिए अगर पार्टनरशिप फर्म हमारी रजिस्टर्ड नहीं है, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स क्या होती है, एलएलपी, अगर वो क्या नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या ऐसी स्थिति में भी उस पे आरसी में एप्लीकेबल होगा? डिपार्टमेंट ने कहा बहुत ही हाई क्वालिटी वाला क्वेश्चन है, आंसर इज यस। पार्टनरशिप फर्म में नहीं देखना है कि वो फर्म रजिस्टर्ड है या वो फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, बस पार्टनरशिप फर्म है, देख लिया, आप उसके ऊपर क्या लगा दीजिएगा, आरसीएम लगा दीजिएगा। तो हमने कहा इसका मतलब फैक्ट्री है तो लॉ देखना है, कोऑप सोसाइटी है तो लॉ देखना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो क्या देखना है, लॉ देखना है। ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो किसी ना किसी लॉ से एस्टेब्लिश होती है तो भी क्या करना है, देखना है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में तो नहीं देखना है कि वो रजिस्टर्ड है या क्या नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। हमने कहा अगर हमने एसोसिएशन ऑफ पर्सन को क्या दी, सर्विस दी है, तो क्या आरसीएम एप्लीकेबल होगा? डिपार्टमेंट ने अगेन कहा यस, एसोसिएशन ऑफ पर्सन पे भी क्या होगा, आरसीएम एप्लीकेबल होगा। हमने कहा अगर हमने किसी इंडिविजुअल को दी है, मान लो बॉडी कॉर्पोरेट को नहीं दी है, पार्टनरशिप फर्म को नहीं दी है, सोसाइटी जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 से रजिस्टर्ड हो उनको भी नहीं दी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी लॉ उनको भी नहीं दी है, पार्टनरशिप फर्म एओपी को भी हमने नहीं दी है। हमने किसी मान लीजिए इंडिविजुअल को क्या करी दी है, लेकिन वो इंडिविजुअल जीएसटी में क्या है, रजिस्टर्ड है, किसी सीटीपी को दी है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो क्या उस पे आरसीएम एप्लीकेबल होगा? डिपार्टमेंट ने कहा यस, आरसीएम एप्लीकेबल होगा। जहां एग्जेम्पशन नहीं है वहां क्या हो जाएगा, आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर आप फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं हो, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो, पार्टनरशिप फर्म नहीं हो, आप एक क्या हो, सीधे साधे इंडिविजुअल हो, लेकिन इतने भी सीधे और साधे नहीं हो, आप जीएसटी में क्या हो, रजिस्टर्ड हो, तो ऐसी स्थिति में आप पे आरसीएम प्रोविजन क्या होने वाला है, एप्लीकेबल होने वाला है। अब मैंने यहां पर डिपार्टमेंट से एक सवाल पूछा और डिपार्टमेंट से कहा मैं फैक्ट्री हूं, मैं ये सब हूं, ठीक है, लेकिन मैं टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं हूं, मैं क्या नहीं हूं, टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर नहीं हूं, तो क्या ऐसी स्थिति में भी मेरे पे आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा? डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की बहुत ज्यादा प्रशंसा करी और डिपार्टमेंट ने कहा यस, आपको यहां भी प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है और इसका आंसर है नो। ठीक है, इसका आंसर है नो। आप पे आरसीएम तभी एप्लीकेबल होगा जब वो फैक्ट्री टैक्सेबल टेरिटरी में हो, वो पार्टनरशिप फर्म टैक्सेबल क्या हो, टेरिटरी में हो, वो सोसाइटी टैक्सेबल टेरिटरी में हो, वो एओपी टैक्सेबल टेरिटरी में हो, वो बॉडी कॉर्पोरेट टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर हो, ठीक है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या हो, टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर हो, वो रजिस्टर्ड पर्सन क्या हो, टैक्सेबल टेरिटरी में हो, तो ही क्या होगा, आरसीएम प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, एल्स आरसीएम प्रोविजन क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। मैंने कहा एक सवाल और डिपार्टमेंट दिमाग में आ रहा है और क्वेश्चन ये है, हमने एग्जामिनेशन पढ़ा भी था, रिवीजन भी करा था और आपने बताया भी था कि अगर जीटीए रोड के थ्रू गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देता है और उसने वो सर्विस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को क्या करी है, दी है, गवर्नमेंट एजेंसी को क्या करी है, दी है, लोकल अथॉरिटी को दी है,
ठीक है, जो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन वो रजिस्टर्ड सिर्फ और सिर्फ अंडर सेक्शन 51, मतलब फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स डिडक्शन अंडर जीएसटी, जीएसटी वाला टैक्स डिडक्शन के पर्पस से क्या है, रजिस्टर्ड है, एज ए टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है। तो आपने उस समय बताया था कि वो सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अब मेरा सवाल ये है कि हम तो रजिस्टर्ड हैं और आपने कहा रजिस्टर्ड हो जीएसटी में तो आरसीएम लगेगा, और आपने वहां कहा कि वो एग्जेम्पशन है, इसका क्या जवाब होगा? डिपार्टमेंट ने कहा बिना बात के कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। हमने पहले ये कहा था कि अगर सप्लाई एग्जेम्प्ट है तो क्या आरसीएम और क्या एफसीएम कुछ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को क्या करी है, दी है, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट को दी है, गवर्नमेंट एजेंसी को दी है, या फिर आपने लोकल अथॉरिटी को क्या करी है, दी है, जो रजिस्टर्ड है लेकिन सिर्फ और सिर्फ टीडीएस के पर्पस के लिए रजिस्टर्ड है, एज ए टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ना तो एफसीएम एप्लीकेबल हो सकेगा ना आरसीएम एप्लीकेबल हो सकेगा। लेकिन हमने कहा अगर वो एज ए टैक्सेबल पर्सन भी रजिस्टर्ड है तो डिपार्टमेंट ने कहा फिर तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है, आरसीएम क्या होगा, एप्लीकेबल हो गई होगा। हमने कहा यहां पर एक और सवाल दिमाग में आता है, जब आपने एग्जामिशन पढ़ाई थी तब आपने बताया था, ठीक है, पीएसयू को लेके, गवर्नमेंट कंपनियों को लेके ये रिलैक्सेशन एग्जामिशन नहीं है। मतलब अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए टीडीएस के पर्पस से रजिस्टर्ड है, तो ऐसी स्थिति में आपने कहा था एग्जामिशन नहीं है। अब हमारा सवाल यह है, जब पीएसयू को आपने एग्जामिशन दी ही नहीं है और वो है भी सिर्फ और सिर्फ टीडीएस के पर्पस के लिए रजिस्टर्ड, तो क्या ऐसी स्थिति में आरसीएम एप्लीकेबल होगा? डिपार्टमेंट ने कहा शानदार प्रेजेंस ऑफ माइंड है, स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करते समय प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में पीएसयू आ गया, गवर्नमेंट कंपनी आ गई और वो सिर्फ और सिर्फ टीडीएस के पर्पस से रजिस्टर्ड है, तो उस केस में आपको आरसीएम क्या करना होगा, एप्लीकेबल करना होगा। तो हमने कहा बात समझ में आ गई, डिपार्टमेंट ने कहा क्वेश्चन आपके सभी बढ़िया थे, ठीक है। हमने कहा वो बात तो और बढ़िया थी कि जब अब आपने ऑप्शन दे दिया है कि आप आरसीएम को फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म से बदल सकते हो, तो ऐसी स्थिति में जो आईटीसी के अपॉर्शनमेंट के पर्पज से बचना चाहते हैं, ठीक है ना, वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आरसीएम है और एफसीएम आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। रिसिपेंट को कैसे मालूम पड़ेगा कि एफसीएम ऑप्ट करा है? तो आप टैक्स इनवॉइस के अंदर क्या दोगे, डिक्लेरेशन दोगे, और टैक्स इनवॉइस इशू करके आप 5%, 12% जो भी रेट है, वो रेट आप, उस रेट से आप जीएसटी क्या कर सकोगे, कलेक्ट भी कर सकोगे। तो हमने कहा अब हमको बात अच्छे से समझ में आ चुकी है। हमने कहा एक क्वेश्चन ये है, क्या ये जो ऑप्शन ऑप्ट करना है, क्या ये जीएसटीएन बेसिस ऑप्ट करना है या पैन बेसिस क्या करना है, ऑप्ट करना है? अगेन डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की तारीफ करी कि ऑब्वियसली बात है, जीएसटीएन बेसिस क्या करना है, ऑप्ट करना है, पैन बेसिस नहीं। आप जीएसटीएन बेसिस ये ऑप्शन क्या कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। और आप आरसीएम को फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म से बदल सकते हो। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति के अंदर आपको ये होगा, पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। और दूसरा, आपको आईटीसी अपॉर्चनमेंट की क्या नहीं होगी, जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा था, पहली एंट्री थी कौन से वाली, आरसीएम की लेके, जो जीटीए को लेके थी, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा आने वाली एंट्री जो थी, वो हमारी कौन सी थी, आरसीएम के अंदर जीटीए वाली थी। ओके, नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं अब हम।